पढ़ क्या है बताइए थोड़ा सा फिर मेरे को इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। बताओ क्या बताना है? इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताना है तुझे मेरे को, बताओ। प्रियांशु आ गया? यस मैम आ गया मैम। ठीक है रहने दे मत बता, मैं तो सोची थी तब तक ये बन जाएगा मेरा। छोड़ो मैं ही बताऊंगी इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन था ना, मैं बोल रही थी आपको कि वैसे तो आप लोगों ने सोल्व कर लिया था, लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज थी कि जो मैंने ट्रिक बताई है उससे क्यों आंसर नहीं आ रहा। इधर देखो, एक काम करते हैं, इसको पहले ना आना देखो दोनों से चाहिए, वैसे आप इससे निकालोगे आई नो, ठीक है, लेकिन उससे भी आना चाहिए क्योंकि वो सीखी है हमने। तो देखो क्या है, इसको ना पहले अच्छे से चेंज कर लो। एक बार देखना, जब मैं आपको फिशर फोम को सॉरी सो हॉर्स को फिशर फोम में कन्वर्ट करना सिखा रही थी बच्चे, तो मैं क्या कह रही थी, मान लो यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा है और उसको आगे वाला बोन अपनी तरफ दिखाई दे रहा है ना, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और दूसरे वाला पीछे। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेज इस तरफ है, तो यानी कि ऑब्जर्वर इस तरह से ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को यहाँ पे बैठ के। समझ रहे हो मेरी बात? तभी तो उसको ये वाला वेज दिख रहा है। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। एक बार देखना, इसको मैं ऐसे बना दूं, जैसे वो देखना चाह रहा है वैसे मैं बना देती हूँ ऐसा, ये देखना, ठीक है, ऐसे ही बनेगा। यस मैम। मैं ऐसे बनाऊंगी बस। यही गलती कर दी थी कि हमने इसको पहले कन्वर्ट करना आपको। अब वो ट्रिक से कर सकते हो आप, अब वो ट्रिक से आराम से कर सकते हो जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। अपा सिंपल यहाँ पे अपा देखते हैं कि यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा है, तो ये वेज होगा, ये वाला डैश होगा, और ये वाला वेज होगा, ये डैश होगा, राइट। अब हम क्या कहते थे कि प्लेन से अगर हम प्लेन में चलेंगे तो क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज में वेज वाला राइट पे आता है और डैश वाला लेफ्ट पे आता है, राइट। और यहाँ पे हम जाएंगे तो ये देखो, प्लेन से प्लेन में जा रही हूँ, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वेज वाला यहाँ पे आएगा और ये वाला ये। अब निकाल के देखो आर आर आ रहा होगा, निकाल के देखना। चलो यहीं पे निकाल देती हूँ मैं, 1 2 3 ये 4, तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, बट एच क्या है आपका हॉरिजेंटल पे है तो आर होगा। ऐसे ही आप इसका निकाल लेना, आर होगा। समझ गए क्या किया मैंने? वहां पे आप क्या करोगे, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है फिर आप ऐसे ही निकालोगे क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूमिंग है ये, ठीक है। ये वाला कब आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, अगर मान लो कि आप लोगों को ऐसा फिशर फॉर्म बना के दिया हुआ है और ऑप्शन में कहीं सो हॉर्स वगैरह बना के दे दिया है, तो आप कन्वर्ट करके उससे पता लगा सकते हो कि फिशर फॉर्म की सो हॉर्स फॉर्म कौन सी होगी, ठीक है। ओके, तो ये वाली चीज थी, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज, वो क्वेश्चन भी सोल्व हो गया था, ठीक है, हो गया था ना सबका। वो दोनों तरीके से आप कर सकते थे, वो एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला भी, और जो अपना दूसरा नॉर्मल जो हम बहुत यूज करते हैं फर्स्ट ऑर्डर का, उससे भी आप कर सकते थे, किसी से भी आंसर निकल जाएगा। जब हम क्लास में कर रहे थे माइनस में गलती कर रहे थे। चलिए ओके, कोई मुझे आंसर, कोई मुझे बता रहा है कि क्या होता है। ओके, अर्चना इज सेइंग इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट हैविंग टू ग्रुप्स प्लस आई। अच्छा ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो आज का जो रहने वाला है हमारा टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट रहने वाला है। जीओसी का मतलब तो तुम सबको ही पता होगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि ऑर्गेनिक का बेस है ना। जब हम घर को बनाते हैं तो उसके लिए नींव रखते हैं ना, तो ये ऑर्गेनिक की नींव है। क्योंकि अगर इसको नहीं पढ़ा तो बच्चों को बहुत खराब लगती है। इवन आई वॉज इन 12th ना, जब मुझे ऑर्गेनिक कभी समझ में ही नहीं आई, मतलब मैंने हमेशा रट्टा मारा है ऑर्गेनिक का 12th तक, मुझे नहीं आती थी समझ में, ठीक है, क्योंकि मतलब कभी समझने की कोशिश ही नहीं की है, ठीक है। तो जीओसी वाला जो पार्ट है ना, उसको आपको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा अगर आप सच में चाहते हो ऑर्गेनिक में कुछ सीखना चाहते हो मुझसे, तो आपको जीओसी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना। आप जितने क्वेश्चन लगा सकते हो मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, टेंशन मत लो, ठीक है, लेकिन करना अच्छे से है, ताकि जब आप 12th की ऑर्गेनिक पढ़ो ना, कि मेरे बिना पढ़ाई भी आपको चीजें समझ में आने लग जाए बुक से, ठीक है। क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन एनसीईआरटी से ऑर्गेनिक कोई नहीं पढ़ेगा, मैं पहले बता रही हूँ, नहीं तो फंसोगे, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। एक तरीका होता है ऑर्गेनिक पढ़ने का,
ठीक है। इवन मैं तो आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो ठीक है, मैंने आप लोगों को साथ साथ पढ़ा दिया, बट उससे भी पहले जीओसी करवाना ज्यादा मुझे सही लगता है। हालांकि दोनों डिफरेंट है अपने अपने टॉपिक, लेकिन जब भी आप ऑर्गेनिक का पढ़ना चाह रहे हो, ऑर्गेनिक को शुरू ही अभी तक मान लो किसी ने नहीं किया, तो आप जीओसी से स्टार्ट करेंगे बच्चा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें मैं नोमेनक्लेचर वगैरह कुछ नहीं करा रही हूँ, ये वो वाले टॉपिक है लाइक इंडक्टिव इफेक्ट हो गया आपका, रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, है ना, एसिडिटी, बेसिसिटी, ये सब आपके आने वाले चैप्टर्स में काम आएंगे। और अगर आप लोगों को पता हो तो नीट में जीओसी के क्वेश्चन 2 तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, 2 से 3 भी आ जाते हैं कभी कभी, तो ये पढ़ना हमारे लिए बहुत 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 ही ज्यादा जरूरी है। मुझे बताने की नीड नहीं, 11th में आपके टीचर्स ने बताया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली आराम से मैं 8 से 10 दिन दूंगी जीओसी में, आराम से पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और जो लेवल है जीओसी का वो अपन जेई मेंस तक के लेवल तक जाएंगे। ठीक है, नीट का कर लोगे तुम आराम से, लेकिन हम थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाएंगे, है ना, ताकि आगे चैप्टर्स में थोड़ा मुश्किल ना हो हमें, राइट। चलिए, तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा बच्चे इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा। ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए पूरी क्लास अपने इंडक्टिव इफेक्ट में जाएगी। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मेरे पास ब्लैंक स्लाइड्स है, राइट। तो जो जो भी मैं स्लाइड्स में लिखूंगी, एक एक चीज आपके नोट्स में होनी चाहिए, और बहुत सुंदर से आप लोगों को जीओसी के नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन लिखने हैं। टॉपिक लिखा, क्वेश्चन जो मैं लिखवाऊंगी वो लिखने हैं। बेशक जो तुम अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो वो आप रफ नोटबुक में कर सकते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो नोट्स में होगा वो आपको करने हैं। मैम पहले से नोट्स हैं तो बेटा वो देखना पड़ेगा कि तुमने कैसे नोट्स बनाए हुए। अगर तुमने जितना मैं करा रही हूँ उतना कंटेंट अपने नोट्स में लिखा हुआ है तो कोई जरूरत नहीं है, बट अगर तुमने सिर्फ एनसीईआरटी वाला कंटेंट लिखा हुआ है नोट्स में तो उससे काम नहीं बनेगा, तो आपको चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, जैसे भी आप देख। ठीक है बेटा, मैम फिर ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री मतलब पढ़नी नहीं है एनसीईआरटी? नहीं मैम नहीं, दोबारा नोट्स बना लेंगे आपके वाले। हाँ जैसे भी ऑर्गेनिक के लिए अगर तुम लोगों को बुक लेनी है तो प्रदीप उठाओगे सारे के सारे, और थोड़ी ज्यादा हाई लेवल की बुक हो जाती है वो मैं अभी तुम लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है बहुत ज्यादा टॉप लेवल की तुम्हारी ऑर्गेनिक नहीं है। तो एनसीईआरटी तो कोई नहीं पढ़ेगा, तुम लोग नफरत करने लग जाओगे ऑर्गेनिक से, मत पढ़ना। इसलिए प्रदीप उठाओगे आप लोग, प्रदीप उठाओगे, समझ रहे हो सारे के सारे। प्रदीप मैम 12th की लेनी है 11th की? 11th में है ना बेटा जीओसी तो। ओके मैम। ठीक है, तो आप वही करेंगे, एनसीईआरटी मत करना, प्लीज मत करना। ठीक है, एनसीईआरटी 12th की अच्छी है काफी, लेकिन जीओसी को मत पढ़ना उससे। ठीक है, मुझे पर्सनली नहीं पसंद, तो बाकी आप पढ़ लो। अगर मेरे को कोई और अच्छी बुक मिलेगी जिसकी लैंग्वेज इजी होगी वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, तुम लोग टेंशन मत लो। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो इंडक्टिव इफेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, क्योंकि ये पता होना जरूरी है कि ये होते क्या है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक है, ओके। तो जनरली हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं हम बोलते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है, राइट, रिएक्टेंट लिया और प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं आपके ऑर्गेनिक में, जो आपकी ऑर्गेनिक में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएंगे और अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो गलत है। पहले रिएक्टेंट किसी में कन्वर्ट होता है, देन उससे वो प्रोडक्ट में चेंज होता है। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखूं रिएक्टेंट लिख लो, या आपकी बुक्स में लिखा होगा सबस्ट्रेट, ठीक है, तो दोनों एक ही बात है, राइट। यहाँ एरो करके बनाया होता है आपकी बुक्स में, यहाँ एरो के ऊपर क्या होते हैं, रिएजेंट। ठीक है, अब ये रिएजेंट क्या करता है, आपने जो भी सबस्ट्रेट लिया है या कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया है उस पर अटैक करवा के रिएक्शन कराता है। मैम रिएक्शन वगैरह ये सब कैसे होंगे वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, कि आपके पास रिएजेंट क्या है, उसका काम क्या है, कैसे वो रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा, किस तरह से प्रोडक्ट बनाएगा। तो जब आपका रिएक्टेंट रिएजेंट के साथ आता है, उसके साथ जब रिएक्शन कराता है तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं मिलता, यहाँ पे आपको पहले इंटरमीडिएट्स मिलते हैं, राइट, क्योंकि इंटरमीडिएट अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, ज्यादा लाइफ टाइम नहीं होता, फिर वो किस में चेंज हो जाते हैं, आपके प्रोडक्ट। तो पहले ये बनते हैं और इनको सीखना बहुत जरूरी है।
आपके इंटरमीडिएट आप लोगों ने सुने होंगे, कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन। एक सेकेंड, मेरा गूगल मीट हैंग हो गया। एक सेकंड, मेरा गूगल मीट ही नहीं चल रहा है। देखना ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो रहा है क्या किसी का? मैम आयुष का हो रहा है। आयुष का नहीं हो रहा। एक सेकंड, मेरे को एक बार लीव करना, मेरा गूगल मीट बिल्कुल हैंग हो चुका है। चलो अब क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंटरमीडिएट आप लोगों ने कितने कितने टाइप के पढ़े हैं बताओ, जितने भी टाइप के पढ़े आपने। कार्बोकेटाइन पढ़ा? फ्री रेडिकल। ठीक है, कार्बोनाइन पढ़ा होगा, फ्री रेडिकल पढ़ा होगा। ठीक है, इसको तो मैं आपको पढ़ाऊंगी, मतलब ये 11th क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को। 2-3 और होते हैं मैम। ठीक है, एक इसके अलावा और भी होता है। कौन होता है? कार्बीन, नाइट्रीन और आपका बेंजाइन, जो मैं यहाँ पे 12th क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगी। मतलब जो आपके 12th क्लास के चैप्टर है उसमें आपकी कुछ रिएक्शन है, उसमें कार्बीन इंटरमीडिएट बनेगा, नाइट्रीन ज्यादा यूज नहीं होने वाला है, और एक एक कई जगह, एक एक दो जगह बेंजाइन भी। लेकिन जो मेनली हमें फोकस करना है वो इन तीनों पे फोकस करना है, जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। ठीक है, अच्छा बच्चे, ये बात आप लोगों को पता है, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो क्या होता है? रिएक्शन में क्या होता है? बॉन्ड बनना, बॉन्ड टूटना, यही सब चलता रहता है, बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, अब ऑर्गेनिक में जब आप रिएक्शन कराते हो तो बॉन्ड किस किस तरीके से ब्रेक हो सकता है, ये भी आप लोगों को जानना है। ठीक है, तो सबसे पहला होता है आपका हिट्रोलिटिक फिजन। सुना है सभी ने? हिट्रोलिटिक फिजन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, मान लो ये है तुम्हारे पास। ठीक है, अभी मैं कुछ यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ कि एक्स क्या है, यहाँ पे अभी हेलोजन को कंसिडर मत करना, राइट। अब बेटा खुद सोचो कि ये जो बॉन्ड है दो इलेक्ट्रॉन से जो मिलके बना है, ये दो तरीके से ब्रेक हो सकता है। कैसे कैसे? एक ऐसे ब्रेक हो सकता है, हाँ या ना? एक ऐसे करके ब्रेक हो सकता है, राइट, ऐसे ही हो सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? हिट्रोलिटिक क्लीवेज बोल दो या हिट्रोलिटिक फिजन बोल दो, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है कोई एक स्पीसीज अपने ऊपर क्या कर ले, एक्वायर कर ले, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक बंदे के पास आ जाए। ठीक है, जैसे देखो, अगर मान लो मैं ए वाले साइड वाला बॉन्ड ब्रेक करती हूँ तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? देखो, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सारी की सारी किस पे शिफ्ट हो रही है? एक्स के पास शिफ्ट हो रही है। दिख रहा है सभी को? तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक्स के पास गई, तो हम क्या बोलते हैं? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा मैम, और इसके ऊपर क्या आएगा मैम? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को तो हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो मैं बी वाला कंसिडर करूं केस, तो इसमें क्या हुआ है? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसकी तरफ शिफ्ट हुई है? की तरफ, कार्बन की तरफ, यानी कि कार्बन एक्वायर नेगेटिव चार्ज, और एक्स के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इसी को क्या बोलते हैं? शाबाश ममता, कार्बन आयन बोलते हैं। तो हिट्रोलिटिक फिजन दो टाइप का आपका हिट्रोलिटिक फिजन में दो टाइप का है कि कार्बोकेटाइन बनेगा इंटरमीडिएट, कार्बन आयन बन सकता है। अब कौन बनेगा वो डिपेंड करता है कि आपको रिएक्शन कैसी दी हुई है, रिएजेंट क्या है, किस तरह से अटैक करेगा, ठीक है, किस तरह से आपका कार्बोकेटाइन बनेगा, स्टेबिलिटी वगैरह वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। अच्छा, दूसरे टाइप का फिजन कौन सा होता है बच्चों? होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन, इसमें क्या होता है? आयुष और अशर का ज्वाइन नहीं हो रहा। आयुष और अशर का बेटा मैं क्या करूं, मेरा ना बिल्कुल नहीं चल रहा गूगल मीट ना, बिल्कुल। अगर मैं आपको दिखाऊं वो हो चुका है, बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा। समझ रहे हो आप लोग? मैं लीव भी नहीं कर पा रही कि मैं लीव करके फिर ज्वाइन करूं, ऐसा वाला सीन हो रहा है मेरे साथ, है ना। बंद करके परेशान हो रहे ज्वाइन। एक बार उनको वो नॉर्मल उसका भेजो, गूगल मीट का लिंक जो ब्राउजर पे आता है वो भी। क्या करूं मैं, तुम लोगों को पता है क्या कुछ? ओ एक सेकेंड तो क्लीन देखना हुआ क्या ज्वाइन मैंने किया तो है, मतलब मेरे को थोड़ा थोड़ा ऐसा हल्का हल्का दिख रहा है। अशर आया क्या बेटा तू? नहीं आया। वो मैम
रुको मैं करती हूँ कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, मेरा लीव भी नहीं हो रहा है यहाँ से। More stuff. मैम आपको पूरा शट डाउन करके ऑन करना पड़ेगा फिर, हाँ Yes. क्योंकि फिर मैं आयुष तो आ ही गया है। मैम खुद को रिमूव कर लो मैम। हाँ हाँ मैम ज्वाइन हो रहा था पूरा 1 क्लास मिनट। में। आयुष आ गया, तुम आ गए? हाँ मैम। ठीक है, एक बार अशर से भी पूछो, मैंने किया तो एडमिट उसको। कोई बात नहीं, उसको को अगर ज्वाइन नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मैं लगा दूंगी अटेंडेंस उसकी। ठीक है ठीक है। अब मैं क्या करूं, ऐसे पूरी क्लास का फ्लो ब्रेक होता है ना। फिर इधर आओ। होमोलिटिक फिजन में क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास यही है, एग्जांपल ले लेती हूँ। आपको पता है ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, तो अगर मैं क्या करूं, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को दे दूं, जो इन्होंने शेयर किया है, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन इसको वापस कर दूं। मैम इससे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ाया था इसमें? इससे पहले बच्चे मैंने ये सिर्फ अभी ये बताया है कि आपके इंटरमीडिएट क्या होते हैं, हेट्रोलिटिक फिजन क्या होता है। अभी मैं होमोलिटिक फिजन बता रही हूँ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फिश हुक एरो बोलते हैं। फिश हुक एरो बोलते हैं, याद करने की जरूरत है, कोई नहीं पूछेगा। तो आपने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया दोनों को, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल Radical. या ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी बोलते हैं, फ्री रेडिकल स्पीसीज। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके जो इंटरमीडिएट्स होते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, स्टेबल तो होते ही नहीं। और आपको पता है जो स्टेबल कम होता है वो रिएक्टिव ज्यादा होता है, रिएक्शन करना चाहेंगे। तो आगे हम पूरी केमिस्ट्री में यही पढ़ने वाले हैं, किस तरह से कैसे रिएक्शन होगी। राइट, चलो ये आपके 2 बॉन्ड थे जो आपको ध्यान रखना है। कार्बन आयन कैसे बनेगा, कार्बोकेटायन कैसे बनेगा, और आपका होमोलिटिक फिजन। ठीक है बच्चे। अच्छा, उसके बाद जो हम इफेक्ट पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम वो पढ़ने वाले हैं, पहला हमारा है इंडक्टिव इफेक्ट। सभी नोट्स बनाएंगे मेरे साथ साथ। इंडक्टिव इफेक्ट, इसके पहले हम पॉइंट्स लिखेंगे, पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। राइट, क्योंकि क्वेश्चंस करने से पहले हमें थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, अदरवाइज क्वेश्चन करने का कोई सेंस नहीं बनता। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखेंगे, देन इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, ओके। इंडक्टिव इफेक्ट में पहला पॉइंट लिखो, ये हमारा परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट बोले तो हमेशा रहता है मॉलिक्यूल। वेरी गुड, शाबाश, परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, ऑपरेट इन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में ही ऑपरेट होगा। ठीक है, हमेशा रहेगा मॉलिक्यूल में ये। ठीक है, अच्छा कब रहेगा इसकी कंडीशन भी है। ठीक है, आप ब्रैकेट में लिख लो, ऑलवेज ऑपरेट इन ए मॉलिक्यूल। उसके बाद ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड, ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड, थर्ड पॉइंट ये है। उसके बाद लिखो डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड आफ्टर थर्ड कार्बन, मतलब थर्ड कार्बन के बाद जो इसका इफेक्ट है वो कम होना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट हो गया, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे डिस्टेंस दूर 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 जाते जाओगे तो इंडक्टिव इफेक्ट भी कमजोर होता जाएगा, तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, 30 स्टूडेंट्स हो गए। ओके, आज सारे आए हो क्या क्लास में? अगर अशर भी आ जाता 31 हो जाते। मैम मैं क्लास में ही हूँ। आ गया है मैम। अच्छा आ गया क्या, ठीक है, मैंने ठीक है बढ़िया फिर तो ठीक है, आज तो सरप्राइज हो गया। 30 नंबर अच्छा लग रहा है। ऑपरेट ऑफ सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या है? क्या वो बच्चे अभी बताऊंगे, ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड की किस तरह से सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट होता है। ठीक है, चलिए इतने पॉइंट्स लिख लिया आप लोगों ने। यस, चलिए अब देखते हैं कि कंडीशन क्या है, कैसे आप पता लगाओगे कि किसमें इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है या नहीं लग रहा। तो लेटेस्ट से एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जांपल ले लेते हैं CH3CH3। तुम मुझे पहले ये बताओ कि ये मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर है या नॉन पोलर है? नॉन पोलर। नॉन पोलर। का कंफर्म है नॉन पोलर है। वाई मनीषा, वाई नॉन पोलर? कोई नहीं बोलेगा, सब आराम से एक डिस्कशन करते हुए चलेंगे सारी चीजें, है ना। हाँ, नॉन पोलर कैसे है ये बेटा मनीषा? रीजन नहीं पता। साक्षी? मैम इसमें दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन ही लगे हुए हैं इसलिए। अच्छा,
और कोई बताएगा? दीपक प्रजापति। मैम इस पे लोन पेयर नहीं है ना, इसलिए। अच्छा मैं ओके, बताऊं मैम? ठीक है, ठीक ठीक बता देना। मैम हाँ, कौन बोल रहा है? प्रियांशु बोल रहे हैं क्या? मैम डाइपोल कैंसिल हो जाएगा मैम, सारे मतलब हाइड्रोजन की तरफ ही आएंगे तो हम डाइपोल कैंसिल हो जाएगा, इनका डाइपोल मूवमेंट जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो मैम पोलर नॉन पोलर बन जाएगा। जीरो होगा डाइपोल मूवमेंट, नॉन पोलर मैम होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अंशिका। मैम और ये वॉलेटाइल सब्सटेंस भी तो नहीं है, वो वाटर में तो कूलिंग कार्बन है ना। हाँ, ये देखना, जब भी आपको देखो, वैसे तो आपने केमिकल बॉन्डिंग में काफी ज्यादा मतलब ट्रिक वगैरह देखी होंगी कैसे हम पता लगा सकते हैं, बट ये बहुत सिंपल है। इसमें आपको क्या दिख रहा है? दोनों के दोनों कार्बन है, राइट। एक स्टूडेंट ने बोला कि मैम लोन पेयर नहीं है। हाँ, ये वाली चीज होती है, अगर सिमेट्रिकल सिस्टम है और कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो उसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, वो नॉन पोलर होता है। इसमें आपको क्या दिख रहा है कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं, दोनों के दोनों कार्बन है, और जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा वहां पे आप पोलैरिटी की बात नहीं करोगे, ठीक है। पोलैरिटी इंड्यूस नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो ये कैसा होगा? नॉन पोलर, ठीक है। डाइपोल मोमेंट आपका जीरो है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे मैं एक H को हटाकर Cl लगा दूं, अब कहानी कुछ और होगी, अब कहानी कुछ और होगी, क्योंकि हमें ये पता है, सुन लो पहले मेरी बात, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको पता है कि मैम if we compare the electronegativity of carbon and chlorine, we know that the chlorine is more electronegative than carbon, right? अब क्योंकि ध्यान से सुन लो बहुत, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता होता इंडक्टिव इफेक्ट लगता कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो बच्चे, इधर 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 देखो, आई नो बहुत सुपर डुपर इंटेलिजेंट हो तुम लोग, पढ़ के आए हो आज सारा। इधर आओ, इधर आओ, क्वेश्चन करवाऊंगी तब जवाब देना जी भर के, अभी सुन लो, थ्योरी पढ़ लो, ठीक है। तो क्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा? इन जो इलेक्ट्रॉन पेयर का वो अपनी तरफ खींचेगा। तो आप क्या बोलते हो? इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? पार्शली पॉजिटिव चार्ज। पार्शली क्यों यूज कर रही हूँ, कौन बताएगा? निगम बताओ। एक एक कंसेप्ट को बहुत अंदर तक जाके समझना है। पार्शली वर्ड यूज क्यों किया मैंने? क्यों अपना इलेक्ट्रॉन जब मैम क्लोरीन खींचेगा तो ये CS2 जो दूसरे से भी अपना मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेगा, उससे मैम चार्ज। मेरा कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस पे कंप्लीट और पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव चार्ज डेवलप क्यों नहीं आया हुआ? बताओ, और तब तक यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर लेना, पार्शियल चार्ज डेवलप। हाँ बोलो। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए हैं मैम क्लोरीन की तरफ। हाँ हाँ ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है, इधर देखो बच्चे, कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव चार्ज क्या होता है? जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसी एक बंदे के पास गए हों। जैसे देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें देखो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन या तो एक्स पे जाएंगे या कार्बन पे जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है? वो अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अट्रैक्शन है उसकी, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे क्या है? पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब ये कार्बन तो बेचारा भूखा हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो भैया इससे खींचेगा, ला भाई मेरे को दे दे। तो इस पे मैं यहाँ पे देखो क्या लगा रही हूँ, यहाँ पे मैंने दो डेल्टा दिखाए। अब इसका मतलब क्या है? पहले तो ध्यान से सुनो, सारी जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं यहीं पे। पहला तो था पार्शियल चार्ज डेवलप हो गया, ऑपरेट इन सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है आप लोगों को, निगम अभी दिख रहा है कैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। मैम मैंने भी तो यही बोला था आपको। क्या मैम ये मतलब CS3 से भी मैम इलेक्ट्रॉन लेगा, CS2। नहीं, वो तुमने बहुत सही बोला था। मैं ये पूछना चाह रही थी कि इस पे कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं आया, ठीक है। तो क्लोरीन ने क्या किया बेटा? ध्यान से सुनना, पहले ये कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड नॉन पोलर था, अब यहाँ पे चार्ज डेवलप हो गया। अब मैं बोल सकती हूँ कि ये पोलर बॉन्ड हो गया समवट। यस मैम। मतलब क्लोरीन के आ जाने की वजह से, ध्यान से सुन लो, क्लोरीन के आ जाने की वजह से कार्बन चेन में पोलैरिटी इंड्यूस हुई है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये वाली चीज भी क्लियर हो गई। हमने एक बोला था डिस्टेंस डिपेंडेंट, या हमने बोला था कि आफ्टर थर्ड कार्बन जो आपका इफेक्ट है वो खत्म होता जाएगा।
यानी कि जो क्लोरीन का सबसे ज्यादा इफेक्ट है वो कौन फील कर रहा है, ये वाला अगर मैं 1 और 2 नाम दूं तो फर्स्ट वाला कार्बन फील कर रहा है, यस मैम। ठीक है। फिर सेकंड वाला, तभी मैंने यहाँ पे क्या लगाया, 2 बार डेल्टा लगाया। अगर मैं बोलूं कि डेल्टा प्लस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा डेल्टा डबल डेल्टा प्लस से, यानी कि जैसे जैसे क्लोरीन से दूर जाते जाओगे पॉजिटिव चार्ज की मतलब क्या बोलते हैं जो डेल्टा चार्ज है वो बढ़ता जाएगा, यानी कि डिस्टेंस डिपेंडेंस है, जैसे जैसे दूर जाते जाओगे इंडक्टिव इफेक्ट आपका खत्म होता जाएगा। क्लियर है इतनी बात? यस मैम। ठीक है, चलो ये भी पता चल गया कि नाम इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्यों पड़ा, क्योंकि क्लोरीन की आ जाने से इसने क्या किया, कार्बन की चेन में पोलैरिटी इंड्यूस कर दी, राइट। अच्छा, यानी कि जब भी आपको इंडक्टिव इफेक्ट देखना है बच्चा पार्टी, तो आपको ये देखना पड़ेगा इज देयर एनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और नॉट। अगर है तो वहां पे डेफिनेटली, क्योंकि परमानेंट इफेक्ट है तो मॉलिक्यूल के अंदर ही इंडक्टिव इफेक्ट वहां पे लगने वाला है। क्लियर है? आज मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चंस की फोटो भेजूंगी, उसको सॉल्व कर लेना। पीडीएफ नहीं दे रही हूँ, क्वेश्चंस भेजूंगी, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, कर लेना उसको, ठीक है। अच्छा जी, अब बात आती है इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप के होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप के होते हैं। हो सकता है कि मैं कुछ चीजें सिर्फ मुंह से बोल रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ, लेकिन आपको एक एक चीज मेरी पकड़नी है कि मैम क्या बोल रही है, ठीक है। तो 2 टाइप के इफेक्ट होते हैं आपका, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है आपका माइनस आई इफेक्ट। चलिए जी, बहुत बढ़िया, अच्छे से लिखो इसको मस्त तरीके से, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे मान लो ये आपकी कार्बन की चेन है और यहाँ पे मैंने कोई ग्रुप लगा दिया है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही सेम यहाँ पे ये कार्बन की चेन है और यहाँ पे मैंने कोई ग्रुप लगा दिया है, राइट। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे ग्रुप कौन से होंगे, ठीक है। अब आपके यहाँ पे 2 तरह के ग्रुप हो सकते हैं, ध्यान से सुनना। एक तो ऐसा ग्रुप होगा, मान लो कोई ऐसा, मान लो सपोज तुमने ऐसा ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, या ऐसा कोई ग्रुप लगा दो जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन चेन में बढ़ा रहा है, या कोई ऐसा ग्रुप लगा दो जो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है। तो मैंने मान लिया जो ये वाला ग्रुप है, ये ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, कार्बन चेन में इंक्रीज कर रहा है, कार्बन चेन में बढ़ा रहा है। तो ऐसे वाले ग्रुप का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। अभी ये ग्रुप कौन कौन से हैं, टेंशन मत लो, सारी टेबल है, याद करनी पड़ेगी तुम लोग, ठीक है। ओके, या इसको आप प्लस आई ग्रुप भी बोल सकते हो। यानी कि कहने का मतलब ये है बच्चे कि ये जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियली पॉजिटिव आएगा, इस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज और कम होता जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है ये वाला फील कर रहा है, क्योंकि भैया डिस्टेंस डिपेंडेंस, जैसे 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 दूर जाते जाओगे इफेक्ट कम होता जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, एंड व्हाट अबाउट माइनस आई इफेक्ट? यहाँ पे क्या होगा, मैं कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं जो क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, या अगर मैं केमिस्ट्री की टर्म्स में बोलूं, अपनी तरफ क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं मतलब जो अपनी तरफ खींचेगा, और अपनी तरफ खींचेगा तो पार्शियली नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव, फिर ये उससे खींचेगा तो ये आ जाएगा, फिर इससे खींचेगा तो ये आ जाएगा। ऐसे वाले ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या फिर माइनस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, या यू कैन ऑल्सो से माइनस आई ग्रुप। पहली चीज तो ये, फिर बोल रही हूँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाले ग्रुप को आप प्लस आई ग्रुप बोलोगे, जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ऐसे वाले ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो बात थी बताने की भैया ऐसे 2 ग्रुप तुम्हें देखने को मिलेंगे मॉलिक्यूल्स में, जो कोई खींच रहा होगा या कोई दे रहा होगा। मैम कौन से ऐसे ग्रुप होंगे खींचने वाले और देने वाले, वो हमें देखने पड़ेंगे। हाँ बोलो तस्लीम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सीरीज लिखवा रही हूँ आपको, अगर आप बोलोगे तो मैं उसकी ट्रिक भी लिखवा दूंगी, बहुत फेमस ट्रिक है। अगर आप
बोलोगे कि मैम ट्रिक, मतलब ट्रिक आप लोगों के लिए नीट लेवल पे जरूरत नहीं है वो ट्रिक करने की, मेन है जो माइनस आई ग्रुप को आपको कुछ जो माइनस आई ग्रुप्स है वो आपको ध्यान रखना है। पहले पूरी सीरीज लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं करना क्या। ठीक है, लिखो माइनस आई सीरीज। ओके, पावर वाइज लिखूंगी, किसकी ज्यादा पावर है। हाँ ये वाली तूने भी कहीं से देखी होगी। NF3 प्लस लिखो, ठीक है। उसके बाद NR3 प्लस, मैं पूरी लिखवा दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद SR2 प्लस। उसके बाद मैंने आज तक ये लर्न नहीं किया है, मैंने ये वाली सीरीज कभी भी लर्न नहीं की है, मतलब मेरे को कभी जरूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि मेन होते हैं कुछ ग्रुप्स जो ध्यान रखने पड़ते हैं, ठीक है। फिर NO2, मैं तरीका भी बता दूंगी कैसे याद करना है इसको ट्रिक के अलावा। सल्फोनिक एसिड, ठीक है। उसके बाद लिखो साइनो ग्रुप, फिर एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सारे हेलोजेंस लिख दो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। फिर उसके बाद लिखो OR, ये इंपॉर्टेंट है ना। एक क्वेश्चन आया था, फंस गए थे बच्चे उसमें, ये इस पे ऐसे कर लो अंडरलाइन, ठीक है। फिर लिख लो एल्काइन, ठीक है। उसके बाद अमीन NH2, उसके बाद लिख लो आप बेंज, उसके बाद लिख लो, मतलब ये बेंजीन है वैसे, फिर लिख लो इन, उसके बाद लिखो H। बेसिकली हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो हम 0 कंसीडर करते हैं, ध्यान से सुन लो। उसी के रिस्पेक्ट में जब भी कोई ये सीरीज वगैरह दी जाती है या कोई डेटा वगैरह एक्सपेरिमेंटल आप लोग देखते हो टेबल्स में, तो वो किसी को रेफरेंस मान के जो है बनाया जाता है। जैसे आप लोगों ने अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखा होगा, तो उसमें SHG को रेफरेंस बना के बाकी सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला, तो सेम यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के ये पूरी सीरीज बनाई गई है, ठीक है। पहले आप लिख लो, फिर मैं इसकी ट्रिक बता दूंगी और ये भी बता दूंगी कि इसको ध्यान कैसे रखना है, ठीक है। लिख लो सारे बच्चे, लिख लिया। मैम आप इनके बाद दोबारा से इन लिखा है क्या? हाँ, बेंजीन के बाद इन है बच्चे, इन रिप्रेजेंट डबल बॉन्ड, है ना। चलिए, मैम हाँ बोलो। मैम ये OR क्या है? OR, O के साथ कोई एल्काइल ग्रुप लगा है, मिथॉक्सी टाइप, है ना। मैम एल्कोक्सी ग्रुप है, एल्कोक्सी। मैम CN के बाद CHO है। कहाँ पे है? हाँ, एल्डिहाइड है, एल्कोक्सी ग्रुप है, ठीक है। R वेरी करोगे तो नाम भी चेंज होता जाएगा। चलो ट्रिक लिखें क्या? चलो मैं बोल रही हूँ, तुम लिखो। दीपक ने तो पहले ही लर्न करी हुई है। ना फरान लिख लो, मैं भी लिख ही लेती हूँ। ना फरान, ये तुम लोगों के लिए लेके आई हूँ, मैंने तो याद की नहीं हुई थी कभी। ना फरान, ना ऋतिक, अरे हाँ बोलो जुनैद, क्या हुआ? ना शाहरुख, गलती से हो गया, ठीक है। कल आए थे तुम जुनैद। ना हिमेश, कहाँ गया मेरा मार्कर? हाँ, ना हिमेश, ना ओमपुरी, यही है ना दीपक? ना ओमपुरी, सलमान, वैसे सलमान का फेवरेट। स्क्रीन में हाँ, स्टक है क्या स्क्रीन? नहीं। साइना लिखो, साइना अली, साइना अली की कार में फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, और अल्कोहल की मम्मी एल्काइन नहीं है। कौन है फिर एल्काइन की मम्मी? बेंजीन है। ठीक है, लिख लो इसको, बेंजीन है। बेंजीन, समझ रहे हो ना, बेंजीन है, मतलब इसमें आपके दोनों आ जाएंगे। बेंजीन में आपका बेंजीन फिनाइल रिंग, और आपका, वैसे यहाँ पे बेंजीन की जगह फिनाइल लिखते वो ज्यादा बेटर रहता। इन आपका डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है और H आपका हाइड्रोजन, ठीक है। लिख लो इसको, फिर मैं बताती हूँ कैसे करना है। एक बार थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कर सकते हो क्या आप लोग? देखो माइनस आई का मतलब क्या हुआ?
कि इलेक्ट्रॉन खींचने की जो पावर है सबसे ज्यादा NF3 पॉजिटिव है, फिर NR3 प्लस है। वैसे तो पूरा जब तक ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो ये सीरीज के ये जो रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं है। देखो समझना एक बार थोड़ा सा, एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो उसकी जो इलेक्ट्रॉन के लिए जो तड़प है वो बढ़ जाएगी, हाँ या ना? यस मैम। तभी आप Yes, मैं सिर्फ आपको तरीका बता रही हूँ, तभी आप देख रहे होंगे जिन जिन पे पॉजिटिव चार्ज है वो सबसे आगे लाई कर रहे हैं, राइट। उसके बाद ये याद रख लोगे तो बिल्कुल फायदे में रहोगे। मैं आपको बता भी देती हूँ कौन सा, नाइट्रो, सल्फोनिक एसिड और साइनो ग्रुप, ये आप ध्यान रखना, ये बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत यूज होते हैं। इवन जो ये आपको मैंने पहले लिख के दिया है ये ज्यादा क्वेश्चन में यूज नहीं होते, मेन आपका क्वेश्चन में नाइट्रो ग्रुप बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है, साइनो यूज होता है, ठीक है। सारे हेलोजेंस आपको पता ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसका याद रखना, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर करके, ठीक है, ओके। उसके बाद इसको भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि ट्रिपल, इधर देखना एक बार कि ट्रिपल बॉन्ड का -I ज्यादा होता है, फिर डबल बॉन्ड का होता है, फिर सिंगल बॉन्ड का। अरे क्यों याद करना, हम सीख के आए हैं भाई 11वीं में कि ये कार्बन आपका sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp2 और ये sp3, और हमें पता है कि sp वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, बोलो हाँ या ना? यस। हमें पता है तो क्यों रटना, नहीं रटते हम, ठीक है। s करेक्टर के बराबर होती है, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन होता है, जितना ज्यादा s करेक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर होगा। तो बस इसको आप ऐसे याद रख लोगे, बस समझ में आ गया कैसे याद रखना है। नाइट्रो, सल्फोनिक एसिड, साइनो को याद रखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक लाइन में लगे हुए हैं, ट्रिपल, डबल, सिंगल को आप कंसेप्ट से ही ध्यान रखेंगे, और जिन पे ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज अगर आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे तो वो और ज्यादा भूखा हो जाता है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उसका -I की जो पावर है, जो -I इफेक्ट है वो उसका बढ़ जाएगा। क्लियर है सभी को? यस मैम। ओके, अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ क्योंकि, चलो नेक्स्ट पेज पे ले लेती हूँ। अब हम लिखेंगे +I सीरीज, ये इसमें कुछ नहीं है याद करने का, तो बहुत सिंपल है। +I वाले कौन से होंगे, जो इलेक्ट्रॉन को देंगे, जैसे CH2 नेगेटिव का सबसे ज्यादा, फिर NH2 नेगेटिव का, फिर आपका आ जाता है ऑक्सीजन का, फिर आता है आपका COO नेगेटिव का, फिर आपका आता है टर्शरी एल्काइल ग्रुप, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर मिथाइल। ये क्या है आपके, इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पर बाद में इसको करेंगे, एक साथ ही सारा थोड़ी ना पढ़ लेंगे, ठीक है। टर्शरी का, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का। टर्शरी मतलब समझ गए ना, ये वाले की बात कर रही हूँ। मैम 3 ग्रुप जिस पे अटैच होते हैं, 3 कार्बन से अटैच है ना, 3 कार्बन से अटैच हो रहे, सेकेंडरी, देन प्राइमरी और लास्ट में आपका मिथाइल, ठीक है। एक ये ऑर्डर ध्यान रखेंगे, और दूसरा ये ध्यान रखेंगे, अगर मैं बात करूं आइसोटोप की, हाइड्रोजन के आइसोटोप की, आपको पता है ट्रीटियम होता है, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, तो ध्यान रखना ट्रीटियम का जो होता है +I इफेक्ट ज्यादा होता है, जितना ज्यादा मास होगा उसका उतना ज्यादा +I करेक्टर होगा। TDRH क्या मैम? लिख देती हूँ, ट्रीटियम, हाइड्रोजन के आइसोटोप बच्चे, टिटेनियम। ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, बस खत्म, थ्योरी खत्म, एप्लीकेशन पार्ट चालू। इसलिए लिख लो जितना भी मैंने थ्योरी पार्ट लिखवाया है, फिर अब हम एप्लीकेशन पार्ट स्टार्ट करेंगे बच्चा, लिख लो सारे। हाँ बोलो, डिग्री और H3 में क्या डिफरेंस है? किसमें बच्चे? 1 डिग्री और CH3 में। 1 डिग्री, ये देखो ना, ये है तुम्हारा मिथाइल कार्बोकेटाइन और ये है तुम्हारा प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। प्राइमरी का मतलब क्या है कि वो एक कार्बन से अटैच है, जबकि आपका मिथाइल CH3 क्या है, किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है। मैंने कार्बोकेटाइन का एग्जांपल लेके बता दिया। हाँ विवेक। मैम जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो थर्ड कार्बन के बाद कम होना चालू होगा या थर्ड कार्बन से, मतलब जब बियॉन्ड जाएंगे तब? देखो नहीं, थर्ड कार्बन तक स्ट्रॉन्ग रहता है इफेक्ट, जैसे जैसे दूर जाते जाओगे कम होता जाएगा। और इसमें ऐसा ध्यान रखना नहीं है, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि मैम हम क्वेश्चन में कैसे पता लगाएंगे, वो क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिखेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन ही ऐसे पूछेगा सो दैट आप कंपेयर कर पाओ कि किसमें -I इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, किसमें +I इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, ठीक है। चलिए ओके, कोई भी बात अपने मन में नहीं रखनी है, जो कर लिया
जो तुम्हारा हो चुका फिजिकल का, इनऑर्गेनिक का, ठीक है वो हो चुका, उसमें वो बात नहीं थी जो ऑर्गेनिक में बात है, ठीक है। ऑर्गेनिक में हमें ना एक एक कंसेप्ट को ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो पक्का फंसेंगे क्वेश्चन को करने में, तो इसलिए डिटेल में जाके पढ़ना है, राइट। मैम ये शुरुआत परमानेंट क्यों होता है ये इफेक्ट? परमानेंट, क्योंकि देखो ना मॉलिक्यूल में ही लगता है। अगर मान लो कोई तुम्हारे पास ऐसा मॉलिक्यूल है बेटा जिसमें कार्बन के साथ, मतलब कार्बन के अलावा, क्योंकि ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो कार्बन तो होगा ही, उसके अलावा कोई आपका हीट्रो एटम है, लाइक ऑक्सीजन है या सल्फर है या क्लोरीन है ना, तो उसमें क्या है आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो आ ही रहा है ना प्रियांशु। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है तो वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट जरूर ऑपरेट होगा, ठीक है। अब आगे चल के जब मैं आप लोगों को हाइपर कंजुगेशन पढ़ा दूंगी या मेसोमेरिक पढ़ा दूंगी, तब मैं आपको प्रायोरिटी लिखवाऊंगी कि आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, मेसोमेरिक को देनी है, हाइपर कंजुगेशन हो सकता है कुछ बच्चों को पता भी हो, इंडक्टिव को देखना है या एरोमेटिक करेक्टर को आपको प्रायोरिटी देना है, वो सब बात की बात है ना। अभी शुरुआत कर रहे हैं, अभी बस ये ध्यान रखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है तो मतलब वहां पे आपकी पोलैरिटी इंड्यूस होगी, जिसकी वजह से जिसको हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। वो यहाँ पोलैरिटी जब तक इंड्यूस होगी जब तक वो एटम हटेगा नहीं, इसलिए उसे परमानेंट कहते हैं। हाँ, क्योंकि ये देखो ना, जैसे मान लो ये है, अब मैं आपसे पूछूं क्या इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है, तुम बोलोगे हाँ है, हाँ है ना, क्योंकि ये क्या है क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपनी तरफ खींचेगा सारे इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो? यस मैम। बस यही बोलना चाह रही थी। चलिए आगे लिखिए, टैली एप्लीकेशन है। हाँ क्वेश्चन में, हाँ क्वेश्चन में बताऊंगी, पहले आप एप्लीकेशन लिख लो बेटा सारे। टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, इसको ध्यान से समझना क्या बोल रही हूँ, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। पहले मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का बताती हूँ, एल्कोहल का हो जाएगा खुद ब खुद, एल्कोहल का हम क्वेश्चन से कर लेंगे, ठीक है। देखो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लो, आप कोई और इफेक्ट पढ़ लो, सारों में आपके ये वाले जो क्वेश्चन है ना आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, एसिडिटी बेसिसिटी वाला आपके पीछे आते जाएंगे जब तक आप लाइफ में, अगर जब तक जी रहे हो, अगर ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, ये वाले क्वेश्चन आपके पीछे आएंगे, ठीक है। ओके तो बेसिकली इसकी मेन दो एप्लीकेशन आपकी बुक्स में भी, आपके सिलेबस में भी, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं इससे। तो सबसे पहले बच्चे मैं लिखती हूँ, सपोज हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का केस, राइट, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जितनी आपकी नॉलेज है अब तक, जितना आप पढ़ के आए हो, तो आप व्हाट डू यू मीन बाय एसिडिटी, एसिडिटी से क्या समझते हो आप लोग, बताओ। हम H+ की कंसेंट्रेशन का ज्यादा होना। ग्रेट, और Release of H+ मैम H+ आयन यूज करेगा एक्वस है ना, सॉल्यूशन में। ये सेम चीज बोलते थे कि H+ की अगर कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो आप बोलते थे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती थी तो आप बोलते थे कि वो अच्छा Yes, मैम। है। तो एक बार बताओ, अगर मैं, ये आपको पता ही है कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो पानी में जाने के बाद डिसोसिएट होगा। यहाँ पे मैं वीक एसिड वीक बेस की बात नहीं कर रही हूँ, अभी ध्यान से सुन लो। तो ऐसा कुछ होगा, बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके सामने कोई मॉलिक्यूल आता है, सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, क्योंकि हम उसकी बात कर रहे हैं। आप माइक को म्यूट करो बेटा, जिसने भी अनम्यूट किया हुआ है। आप कैसे पता लगाओगे कि वो पर्टिकुलर कार्बोक्सिलिक एसिड आपका बहुत अच्छा एसिड है? आप ऐसे पता लगाओगे, ध्यान से सुनना, जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है H+ देने के बाद जो उसका नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है स्पीसीज पे, या यू कैन ऑल्सो से जो कार्बनायन बन रहा है वो कितना स्टेबल है। क्योंकि जो अगर ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा, हाँ या ना। यानी कि कार्बोक्सिलिक, फिर से बोल रही हूँ मैं, एक पूरी लाइन बोल रही हूँ, ध्यान से सुना, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर गई कि कितना स्टेबल कार्बनायन बनेगा। अपनी भाषा में लिख लो इसको,
फिर से बोलूं क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड कितना अच्छा एसिड है, उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ H प्लस कि कार्बन आयन कितना स्टेबल बना है। इवन ये इसके लिए नहीं, हर किसी के लिए जब भी हम एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो हम यही देखेंगे कि H प्लस निकलने के बाद हमारी जो स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज आया है वो कैसे, कितना ज्यादा स्टेबल है। जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा, वो एसिड होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। Yes, ma'am. जैसे आप लोअर क्लासेस में कह रही हूँ, आप लोग 11th क्लास में सीख के आए होंगे कि एसिड है ये, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब माना कि वीक एसिड है, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे ऑर्गेनिक में बात कर रही हूँ, तो ऑर्गेनिक में तो बड़ा स्ट्रॉन्ग माना जाता है इसको, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, आपका बेस होगा, वीक कंजुगेट बेस। आप लोगों को पता ही है स्ट्रॉन्ग एसिड है, हैज वीक कंजुगेट बेस। तो बच्चे जितना ज्यादा आपका कंजुगेट बेस वीक होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। देखो इसको ना करने के तरीके बहुत अलग अलग है, मैं वो तरीका बता रही हूँ जो मैं खुद भी अप्लाई करती आई हूँ और बच्चे भी अप्लाई करते आए। तो आप बस इतना ध्यान रखेंगे ना, कहीं पे लिख लो, मैं बताती हूँ, कहीं पे ना डब्बा बना के लिख लो ऐसे करके कि जो एसिडिटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। लिख लो इसको डब्बे में बंद करके, जिंदगी भर काम आएगी। कार्बन आयन लिख लिया सभी ने? ठीक है। जान करके इस जो ये क्लाउड बनाए, जान करके मैंने खुला बनाया है क्योंकि मैं अभी आपको इसमें और चीजें सिखाने वाली हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ओके। आपको एक चीज ये भी पता होगी कि जितना ज्यादा एसिडिटी होगी उतना ज्यादा आपका क्या होगा, H प्लस की कंसंट्रेशन होगी, और जितनी H प्लस की कंसंट्रेशन होगी उतना pH कम होगा। Yes, ma'am. साथ साथ काम आएगा, और डिसोसिएशन कांस्टेंट उतना ही ज्यादा होगा, और pKa वैल्यू उतनी ही कम होगी। यानी कि यहाँ पे और क्या लिख दिया मैंने, रुको इसको थोड़ा सा मैं छोटा लिख देती हूँ कि एसिडिटी is inversely proportional to 1 by pKa directly proportional to stability of carbon ion। लिखिए सारे बच्चे, ये वाला समझ में आ गया? इसको भी बादल में लो, क्लाउड बनाओ। मैम ये ठीक है। मैम लास्ट में क्या लिखा है आई के? PK बता दो pKa, मैम, उसका फुल फॉर्म बताओ। pK की कोई फुल फॉर्म नहीं है। Ka क्या है तुम्हारा, डिसोसिएशन कांस्टेंट है। याद है फॉर्मूला पढ़ते थे, pK क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ Ka। माइनर लॉग। तो अगर एक बार बताओ H plus ions। हाँ, Ka बढ़ेगा, pK कम होगा ना। Yes. समझ गए? ये अपन कहाँ पढ़ते थे, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ते थे, जो कि अभी यहाँ पे भी काम आएगा। इतना लिख लिया? मैम यहाँ पे पीके इंक्रीज होगा ना? हाँ 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 हाँ, नहीं, पीके कम होगा ना बच्चे। मैम अरे पीके कैसे इंक्रीज होगा, इधर देखना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मैम वो तो कम है। हाँ, के क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। जितना के बढ़ेगा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ठीक है। तो H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो एसिडिटी बढ़ेगी, और एसिडिटी बढ़ रही है तो पीके वैल्यू कम होगी। ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, ठीक है। आपको कई बार क्या होता है, पेपर में पूछा जाता है पीके वैल्यू, तो उसका पुट्ठा आंसर करके आते हो आप। हाँ बोलो जागृति, बोलो बेटा। तो H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है तो आपने pH डिक्रीज क्यों करा है साइड वाले क्लाउड में? पीएच क्या होता है, इधर देखना एक बार बेटा। पीएच इज माइनस लॉगरिथम ऑफ H प्लस। तो H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच कम हो जाएगा ना। कहते नहीं हम कि अगर जो जितना ज्यादा एसिड होगा उसकी पीएच 7 से कम होगी, है ना। अच्छा हाँ मैम, याद आ गया। ठीक है, ये याद करना रखना बहुत जरूरी है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे इन दो से। और चीजें बताती हूँ, ओके। अगर मैं बात करूं माइनस आई और प्लस आई की, इधर देखिए सारे के सारे माइनस आई और प्लस आई की। अगर मान लो मेरे पास ये है और यहाँ पे मैं कोई आर ग्रुप ऐसा लगा देती हूँ, चलो इसको थोड़ा सा और बेटर तरीके से लिखती हूँ। ये है मेरे पास, राइट। अब आपने क्या लिया है, आर ग्रुप पहले ले लिया है, मान लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और एक बार ले लिया है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने क्या बोला, कार्बोक्सिलिक एसिड एक अच्छा एसिड तभी होगा
जब उसका कार्बन आयन स्टेबल होगा, है ना। अब मैं क्या करूंगी, वो कैसे स्टेबल होगा, क्योंकि अभी तक हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है, उसमें माइनस आई प्लस आई पढ़ा है, तो अभी हम रेजोनेंस वगैरह की बात नहीं कर रहे। तो हम क्या कर रहे हैं, इस आर ग्रुप को चेंज करते हैं ना। एक बार करते हैं हम यहाँ पे आर, कोई हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ले लेते हैं, लेट्स से CH3 ले लेते हैं, राइट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, आप उसके साथ कोई ऐसा ग्रुप लगा रहे हो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो ये जो कार्बन आयन है वो स्टेबलाइज होगा या डीस्टेबलाइज होगा? Destabilize होगा। पक्का ना, डीस्टेबलाइज द कार्बन आयन। क्योंकि आपको अगर इसको स्टेबल बनाना है तो क्या करोगे, कोई ऐसा ग्रुप लगाना है आप लोगों को जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, खींचे, है ना। क्योंकि एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ऑर्गेनिक में जहां पे भी रिएक्शन मैं करवाऊंगी आगे जाके आप लोगों को, या आप भी करेंगे, जब भी ऑर्गेनिक में किसी स्पीसीज पे चार्ज आता है ना, लिख लो कहीं पे डब्बा बंद करके, पहले बता रही हूँ, कहीं पे भी ऑर्गेनिक स्पीसीज में चार्ज आता है रिएक्शन करवाने के बाद, तो वो चाहती है, वो स्पीसीज अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करवाने की वो कोशिश करती है। और जो ऑर्गेनिक की सारी लाखों करोड़ों रिएक्शन हो रही हैं, उसी का ड्राइविंग फोर्स ही यही है कि किसी स्पीसीज पे अगर चार्ज आता है तो वो अपने चार्ज को क्या करना चाहता है, न्यूट्रलाइज करना चाहता है, क्योंकि चार्ज लेके वो खुश नहीं है। तो इसके चार्ज को खत्म करने के लिए कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी लगाना पड़ेगा ना, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे और जो इसका नेगेटिव चार्ज कम कर सके, तभी तो ये कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल बनेगा। बोलो हाँ या ना। Yes ma'am. तो अगर मान लो यहाँ पे कोई मैं आर ऐसा ग्रुप लगा दूं जो कि खींचने में इच्छा रखता है, जो इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है अपनी तरफ, खींचेगा, तो क्या करेगा, वो स्टेबलाइज करेगा कार्बन आयन को। बोलो हाँ या ना। Yes ma'am. Yes ma'am. बढ़िया, ओके। शॉर्टकट में लिखा है, बातें जितनी बोली हैं वो डिटेल में बोली हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको अगर इस क्लाउड को थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहूँ तो मैं ये लिख सकती हूँ, इधर देखना कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट Yes ma'am. और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। अगर आपका बहुत ज्यादा मन कर रहा है ऑर्गेनिक को अच्छे से पढ़ने का, तो यहाँ पे लिख लेना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेरे पास जगह नहीं है। चलो पहले तो ना जल्दी से जितना भी पढ़ा है रिवाइज कराओ, क्योंकि अभी क्वेश्चन पढ़ना है, एक एप्लीकेशन हमारी खत्म हो चुकी है, इसको रिवाइज करो। करवाऊं रिवाइज या हो जाएगा? मैम हो जाएगा। बता दो। मैम एक मिनट। हाँ अंशिका बोल बेटा। मैम ये प्लस आई वाला दोबारा बता दो। कहाँ पे था? अच्छा प्लस आई वाला, ये वाला ना। यस मैम। हाँ पहले विवेक तू बोल, अब यही पूछना था। नो मैम, मेरे को ये माइनस वाला पूछना था। मतलब दोनों बता दो, कहने का मतलब ये है। ये देखो, हाँ बोलो। एग्जाम्पल क्या? एग्जाम्पल रुक जाए एक मिनट, बता दो, ठीक है। सुनो पहले ध्यान से, पहले दो समझा के फिर एग्जाम्पल पे जंप करते हैं, फिर और अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक बिना एग्जाम्पल के तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो मैं ये समझ में आ गया ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड कब होगा, जब उसका कार्बन आयन स्टेबल होगा। बेटा एक बात बताओ, अगर आपका कार्बन आयन क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना उसके ऊपर, अगर तुम ऐसा ग्रुप लगा रहे हो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो तुम खुद सोचो, पहले उसके पास इलेक्ट्रॉन है और तुम इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हो, क्या वो सिस्टम स्टेबल होगा? क्या वो कार्बन आयन स्टेबल होगा? क्या नहीं मैम, नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन आप एक ऐसा ग्रुप लगा देते हो जो उसको स्टेबलाइज करने आ रहा है, उसको स्टेबल कौन करेगा? कार्बन आयन को खींचने वाला करेगा ना, चार्ज को कम करना ही चाहेगा अपना। वही मैंने बोला, चार्ज को कम करना बोल दो, या यू कैन आल्सो से चार्ज को न्यूट्रलाइज करना। तो उसके चार्ज को खत्म कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना अपनी तरफ, वही तो खत्म करेगा ना उसके नेगेटिव चार्ज को, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा? कार्बन आयन को स्टेबलाइज। अब आई थिंक मुझे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी चाहिए, वो ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन लिखो यहाँ पे। CH3
COH, CD3, COH, और क्या ले? और तुम भाई मल्टीपल जगह से पढ़ना बंद कर दो, बाद में जाके ना परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हो जाता है बच्चों का, मैंने देखा है ये। मेरे पास एक स्टूडेंट थी, नाम तो नहीं लूंगी मैं उसका, शी वॉज वन ऑफ माई ब्राइट स्टूडेंट। तब तक आप काम करो, अगर मेरी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो मुझे इसका वो लिख के बता दो, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। मैम सबसे लास्ट में CT3COH, ट्रीटियम है ये, TTTT है, ठीक है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, इधर देखो, सब में कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आपको इसको नहीं देखना है, आपको ट्राई करना ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को कि कंपैरिजन करा के सॉल्व करो। अब कंपैरिजन आप इन्हीं बेसिस पे करा सकते हो कि एक CH3 लगा हुआ है, एक CT3 लगा हुआ है। जब भी ऐसे क्वेश्चन करो ना, तो कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। पहला, किस बेसिस पे इसको आप डिफरेंशिएट कर पाओगे? मैम उसमें जो मैम ड्यूटेरियम ट्रिटियम और हाइड्रोजन लगा है, मैम उस बेसिस पे कर सकते हैं। मैम वो समझी जो नहीं आपने प्लस आई इफेक्ट है उनके मैम पास। आइसोटोप के ऑर्डर पर। यस मैम, हाइड्रोजन। इधर देखो, इधर देखो, तीनों का प्लस आई इफेक्ट है बच्चा पार्टी। यस मैम। ये लिख लिया करो, Yes, ma'am. जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन आए, ये पूरा क्लाउड उतार लिया करो अपने नोट, मतलब जहां पे भी आप करते हो। तीनों प्लस आई है, लेकिन हमें तो ये पता है कि प्लस आई तो क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि पावर किसकी ज्यादा है, इसका एक वो होता है, आप ध्यान रखना थोड़ा। डिस्टेंस को पहले आप देखेंगे, फिर पावर को नहीं, फिर नंबर को देखेंगे, नंबर को उसके बाद पावर को, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। डिस्टेंस तो सब में सेम है, तो कोई उस पे नहीं होगा डिस्कस। नंबर भी सेम है। पावर, रुको यूट्यूब वालों, इधर देखो, पावर के ऊपर, पावर के बेसिस पे हम देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट किसका है बच्चा, इसका। यस मैम। तो यानी कि सबसे कम, अगर मैं ABC नाम दूं इनको, तो क्या होगा, C का सबसे कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ। प्रियांशु, निगम, बताइए। यस मैम। फिर किसका होगा, B का, और फिर होगा A का। और यहाँ पे नीचे लिख देना कि आपने किस बेसिस पे बताया, ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। हाँ, मैं एक स्टूडेंट की स्टोरी बता रही थी, चलो रहने दो, बाद में बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। ये वाला क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार नीट में आया हुआ है, ध्यान रखना। कार्बन 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, ओके। एक ये हो जाएगा, या यहाँ पे BR लगा लो, जो मर्जी है वो लगा लो, मैंने यहाँ पे ये लगा दिया। देख लेना, 4 ही कार्बन है ना, 1 2 3 4। ये वाला इसलिए लिया क्योंकि नीट में आया हुआ है, इसलिए। आपको क्या बताना है, सेम वही, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर मान लो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दूं और मैं यहाँ पे बोलूंगी कि मुझे पीके वैल्यू का ऑर्डर बता दो, तो पहले आप क्या काम करेंगे, या तो महान नहीं बनेंगे, यहाँ पे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाएंगे, उसका पुठा करेंगे, तब जाके पीके। पहले डायरेक्ट पीके का ऑर्डर नहीं लगाओगे, चाहे इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना पेपर में आ जाए, क्योंकि जो हमें आदत होती है वैसे ही चलो, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में गलती ना हो जाए। तो मैं भी पहले एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाऊंगी। कितने बच्चों ने हैंड रेस किया है? मैम लास्ट में फ्लोरीन पे मैम 2 मिथाइल लगा रखे वहां पे। कहाँ पे? नहीं, वो, अरे वो गलती से दिख रहा होगा, रुको, इस तरह से है वो पेन दूसरी साइड चल गया, ठीक है। चलो अब देखो, यहाँ पे पहले तो आप ये देखो, डिस्टेंस ही अलग अलग है भाई यहाँ पे तो, और आपको पता ही है फ्लोरीन का क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है, सबको पता है मेरे बच्चों को। चलो, हाँ गुंजन बता। सेम ही होगा मैम, वैसे जैसे पहले स्टार्टिंग में किया था। कैसे किया था? एसिडिक स्ट्रेंथ तो बतानी है ना मैम। हाँ, पूछ रही हूँ कौन आएगा, अगर मैं इसको A नंबर दूं, इसको B दूं, इसको C। ए सबसे कम, सबसे ज्यादा होगा इसका A का, फिर B का, फिर C का। छाया, सबसे ओके, यही आ रहा है सबका ऑर्डर। इधर देखो, फ्लोरीन इसके पास लगा हुआ है, इसका जो माइनस आई इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत तगड़ी पावर है,
खींचना, ये जैसे जैसे दूर होता जाएगा, यहाँ पे देखो ना कौन से कार्बन पे लगा हुआ है, सेकेंड, और ये वाला थर्ड पे, तो जैसे जैसे दूर होता जाएगा उसका डिक्रीज। हाँ इफेक्ट भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। और आपको पता है ये माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के, तो जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट उतना ज्यादा एसिडिक करेक्टर हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। ओके ग्रेट। उसके बाद और क्वेश्चन करो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग सॉल्व करो। मैम ये नंबर कैसे, मतलब मैम उस आइटम का नंबर ज्यादा होगा तो नंबर वाला लिखेंगे? हाँ हाँ अभी मैं देखो वही लिख रही हूँ क्वेश्चन, ये ले लो 1 2 3 4, यहाँ पे लिख लो आप NO2 और यहाँ पे लिख लो ClCl, बताना सब में वही है। मैम पीके किस ऑर्डर? नहीं एसिडिक स्ट्रेंथ, पीके तुम कर लोगे। हाँ ध्यान रखना पीके का ये ऑर्डर नहीं होगा, पीके का फिर उल्टा ऑर्डर होगा, है ना। CBA जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 4 लिख लो इसको जल्दी। डन, चलो करो जिसका नहीं हुआ। करो फिर और दूंगी क्वेश्चन। हाँ जी बताओ भाई फर्स्ट का, हाँ हाथ खड़े कर लो। अर्चना बता बेटा। अर्चना ए और बी में से एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ। नेक्स्ट वाला गायत्री बताएगी। मैम ये आपने OH लिखा है। नीचे में नहीं सेकंड वाले में। Cl, ये OH कहाँ से दिख रहा है भाई तुम लोगों को? इधर मैम। सेकंड वाले की फोर्थ का मैम सेकंड में OH ही है। हाँ यही OH ही है। बताओ जल्दी, अरे इतना देर क्यों लग रहा है अर्चना, क्या हुआ? देखो ये वाला ध्यान रखना, डिस्टेंस नंबर पावर है ना, डिस्टेंस तो सेम है तो नंबर डिसाइड करेगा, है ना। माना कि NO2 का माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, बट यहाँ पे 2 क्लोरीन है, ध्यान रखना एटम का नंबर बढ़ जाने से उसका माइनस आई इफेक्ट भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो बी वाला ए से ग्रेटर देन होगा। क्लियर है बच्चों? यस मैम। चलिए बट अबाउट इसका वाला सेकंड वाले का, सेकंड वाले में देखो डिस्टेंस आई थिंक सेम है, सेम ही है यहाँ OH वाला होगा पे, और यहाँ मैम पे OH वाला ज्यादा होगा। OH पहले इसका होगा क्योंकि इसका प्लस साइड इफेक्ट होता है। या आप इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, जब आप H+ निकालोगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, जब नेगेटिव चार्ज पास में आएगा तो देयर इज रिपल्शन, है ना, नेगेटिव के बीच में, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। यही बोला था, ठीक है अच्छी बात है, मैंने सुनाई नहीं दिया बेटा। यहाँ पे आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। sp है ये, sp2 है और ये sp3 है, तो सबसे ज्यादा इसका रहेगा एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है एक और क्वेश्चन लिखोगे क्या? चलो क्वेश्चन रहने दो, नेक्स्ट एप्लीकेशन करते हैं। वो क्वेश्चन मैं आप लोगों की स्लाइड में ऐड करके एज अ होमवर्क दे दूंगी, ठीक है। चलिए सेकेंड एप्लीकेशन है, लिखो टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ, टू कंपेयर, वैसे मैंने बता ही दिया ये वाली भी, टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक है, अभी आपने एक चीज पढ़ी ना बेटा, क्या पढ़ी वो मुझे बताओगे? कि जो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, लिखो इसको सारे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन ज्यादा होगी जितना ज्यादा माइनस आई ग्रुप्स होंगे, माइनस आई इफेक्ट होगा, या यू कैन ऑल्सो से, यस मैम। ठीक है। और यही बात मैं अगर करूं कार्बोकेटाइन की, तो कार्बोकेटाइन में मैं कोई ऐसा ग्रुप, क्योंकि कार्बोकेटाइन में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कोई ऐसा मैं ऐसा ग्रुप डाल दूं उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे उसकी, तो उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। यस मैम। तो यानी कि ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा? प्लस आई इफेक्ट के। प्लस आई ग्रुप लिख लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा।
ठीक है, ये अपना डब्बे में बंद कर दो इसको। समझ में आया ये कैसे लिखा मैंने? यस यस मैम। यस मैम। अगर किसको नहीं आया बताओ। मैम आगे एक बार दोबारा समझा दीजिए, नेटवर्क इश्यू हो रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन लिखो एक बार, मैं समझाती हूँ। ये देखो, मैं ये बोल रही थी बेटा, कार्बन आयन वाला मैंने केस समझा दिया था। कार्बन आयन में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को कम करने के लिए हमने कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। कार्बोकेटाइन में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो अगर ऐसा ग्रुप लगा दो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, उसमें मॉलिक्यूल में एनहांस करेगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी कार्बोकेटाइन की। यानी कि जितना ज्यादा क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होगी, और जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी आपकी कार्बन आयन की। ठीक है, तो जैसे इधर देखो बच्चे, यहाँ पे मैंने सारी जगह कार्बोकेटाइन बनाया है और डिस्टेंस भी सेम है, सिर्फ ग्रुप अलग अलग है। देख पा रहे हो बेटा? यस मैम। यस मैम। यानी कि आपको इस ग्रुप को निहारना है और अच्छे से बताना है कि किस वाले केस में जो स्टेबिलिटी है कार्बोकेटाइन की, क्योंकि उसी को ही तो करना है ना, उसी का तो देखना है हमें। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किस केस में जो है वो ज्यादा हो। सी एन मैम। मैम हो गया, मैम ए वाले में होगा। मैम हो ए गया वाले मैम ए वाले में होगा। मैम बी सी ए ए वाले में होगा। मैम बी सी ए सी भी होगा। फिर सी में होगा, फिर ए में होगा। अब एक काम करो, चैट बॉक्स में लिख दो, आज बच्चे ज्यादा है ना, चैट बॉक्स में लिख दो। देखो ना, चलो इनको, अरे इनको तो छोड़ो, ये तो माइनस आई है भाई, ये तो सबसे पीछे आएंगे, ये तो स्टेबिलिटी कम करते हैं कार्बोकेटाइन की। जो प्लस आई वाला है वो सबसे पहले आएगा ना बच्चे। यस मैम। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अब दोनों माइनस आई है, स्ट्रॉन्ग वाला कौन सा है, NO2 है, तो ये तो बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज कर देगा कार्बोकेटाइन को, तो इसका जो ऑर्डर रहेगा वो रहेगा ACP। यही बोल रहे थे क्या? यस मैम। यस मैम। चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और कर लो। Cl NH3 प्लस, और यहाँ पे लगा लो, क्या लगाओगे, यहाँ पे लगा लो SR2 प्लस। ओके, यहाँ पे आपको क्या बताना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। सोच समझ के बताना, जो मैंने टेबल लिखवाई है बेशक उसकी हेल्प ले लो, किसका ज्यादा होगा। आपको ये देखना है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बन आयन की। बेटा ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रिवाइज करोगे ना तो जाके आगे तक क्वेश्चंस को अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। अगर आज करके ही भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए प्रॉपर तरीके से रिवाइज करते जाओ। तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका है, NH3 प्लस का। यस मैम। अगर मैं माइनस आई SR2 का था मैम, आपने SR2 का लिखवाया। ना ना, ऐसा ऐसा देख लेते हैं। नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है ना। नहीं सही बोला ना शाहरुख, देखो बढ़िया। तो अगर मैं माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर लगाऊं तो क्या होगा, SR2 का सबसे पहले, यस मैम। प्लस का, बाद में क्लोरीन का। तो बस क्लोरीन। तो क्या होगा, ABC, सबसे ज्यादा C वाले का होगा, फिर B वाले का, और फिर A वाले का। हो जाएगा? यस मैम। देखो ये ध्यान, यस मैम। ठीक है। मैम बी आएगा ना मैम? मेरे को नहीं समझ में आया। हाँ B आएगा ना, क्लोरीन का तो हाँ, तो ओके कम मैम। होता है ना माइनस आई इफेक्ट। अरे बेटा क्या समझना मैम है, देख लिया। एक माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर देख, ये रहा। ना फरहान, ना ऋतिक, ना शाहरुख। शाहरुख वाला पहले आएगा है ना, हिमेश वाला देखो बाद में पहुंचा हुआ है NH3 वाला, और क्लोरीन तो कहीं बहुत ही पीछे पहुंचा हुआ है। और मैंने वैसे ही कहा था जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। पहले ही मत डिसाइड करो, समझ नहीं आया, पर ध्यान से देखो तो सही, दिया क्या हुआ है, पूछा क्या हुआ है। अभी हो जाएगा विवेक। यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन विवेक ही बताएगा, उसका यस में मेरे को कॉन्फिडेंस लगा नहीं 1% का भी, ये बताएगा विवेक। ठीक है, आप बना लीजिए पहले सारा। अब रेडिकल वाला सिस्टम है, ठीक है, और कहीं पे क्लाउड में बंद करके रख दो कि जो रेडिकल की स्टेबिलिटी है वो कार्बोकेटाइन वाली स्टेबिलिटी
सॉरी, जो रेडिकल की स्टेबिलिटी है और जो कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो सेम रहती है, ऑर्डर सेम रहता है। आपको पता है टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है ना, ऐसे ही रेडिकल में भी वही वाली चीज होती है। तो बस इसको करिए, ए बी सी डी, यानी कि रेडिकल को स्टेबल करने मिथाइल है मैम लास्ट में। हाँ मिथाइल है CH3, यानी कि मैं ये लिख दूं क्या यहाँ पे, अगर थोड़ा सा तुम लोगों को समझ में आए, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस साइन, प्लस साइन इफेक्ट। तो अब देख लो सबसे ज्यादा प्लस साइन इफेक्ट किसका दिख रहा है आपको यहाँ पे बच्चा पार्टी? ऑक्सीजन ओ माइनस का। ऑक्सीजन का ये वाले तो माइनस आई है, इनको तो भूल जाओ, है ना। ए वाला तो सबसे पीछे आएगा, फिर बी वाला आएगा, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा NF3 का पहले आ जाता है ना फरहान ना शाहरुख, है ना। सी का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस आई है, मिथाइल वाला तो पुअर होता है, बहुत खराब होता है उसका प्लस आई, तो सी फिर डी। विवेक बता बेटा, बी लास्ट में नहीं आएगा ना? क्या बी वाला? क्यों, ना फरहान ना शाहरुख यही होता है ना। नहीं मैम ठीक है, ना फरहान ना ऋतिक ना शाहरुख, NF3 का पहले आएगा। ठीक है, चलिए हो गया। मैम एक बार दोबारा समझा दीजिए ये वाला। क्या समझ में नहीं आया इसमें? मैम इसमें पहली चीज ये आपने ऊपर जो स्ट्रक्चर के ऊपर छोटी छोटी डॉट डॉट लगा रखी है, ये क्या आएंगी? और आपने फ्री रेडिकल अभी नहीं बताया मैंने आप लोगों को। अच्छा फ्री रेडिकल मैम सुना नहीं। फ्री रेडिकल सबसे पहले यही कराया था मैंने, होमोलिटिक फ्यूजन हाइड्रोलिटिक के बाद। ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल है, राइट। आपको स्टेबिलिटी बतानी थी फ्री रेडिकल की, तो जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है वही सेम फ्री रेडिकल में भी फॉलो होती है, यानी कि जितना ज्यादा प्लस साइड इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका कार्बोकेटाइन बोल दो या फ्री रेडिकल उतना ज्यादा क्या होगा स्टेबल होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। तो इतना ही रखूंगी आज मैं, ठीक है। और 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को घर से करने के लिए दूंगी, वो आपको PDF में मिल जाएंगे, ठीक है, वो आप सोल्व कर लेना। ठीक है जी, इससे ज्यादा माइनस आई पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब सिर्फ फोकस करना क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, बस, और कुछ भी नहीं। ज्यादा माइनस आई नहीं पढ़ना आपको। और क्वेश्चन